Lesson number 8, getting started. The gold is everywhere. Most people have not been trained to see it. काश मैं आप सबको कह पाता कि मेरे लिए वेल्दी बनना आसान था, पर सच बोलूं तो वेल्दी बनना बिल्कुल आसान नहीं है। हाँ, रियल एस्टेट के लिए जगह ढूंढना आसान था। जैसे पहली बार साइकिल चलाते वक्त आप हड़बड़ाते हो और सीखते हो, वैसे ही रियल एस्टेट के लिए डील भी आप इनिशियली हड़बड़ा के ढूंढ ही लेते हो। पर वेल्दी बनना आसान चीज नहीं है। इसमें डिटर्मिनेशन लगता है। 90% लोग आज एक मीडियोकर और पुअर लाइफ जी रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने अंदर का फाइनेंशियल जीनियस आज तक कभी जगने नहीं दिया। मैं कई साल पहले एक 45 साल की गोल्ड माइनर को पेरू में मिला था और मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता चल जाता है कि गोल्ड एग्जैक्टली कहाँ पर ही मिलेगा। जिसके रिस्पॉन्स में उसने कहा कि गोल्ड इज एवरीवेयर, यू आर जस्ट नॉट ट्रेन टू सी इट। और इस बात में काफी सच्चाई है क्योंकि कई बार मैं एक दिन में रियल एस्टेट की 5 अच्छी डील्स फिक्स कर देता हूं जहां पर मेरे फ्रेंड्स एक भी अच्छी डील्स नहीं ढूंढ पाते। बात नजरिए की है। आप मानो तो हर जगह पर गोल्ड है और ना मानो तो गोल्ड कभी भी नहीं है। मैं आपको 10 ऐसे स्टेप्स बताता हूं जिसके ऊपर सिर्फ आपका कंट्रोल है। पहला, फाइंड अ रीजन ग्रेटर देन रियलिटी, द पावर ऑफ स्पिरिट। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको फाइनेंशियली फ्री बनना है तो प्रॉबेबली आपका आंसर हाँ होगा। पर जब आपको रियलिटी समझ में आएगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा माउंटेन है जिसमें कई सारे हर्डल्स और रोड ब्लॉक्स हैं, तो आप तुरंत मनी के स्लेव बन जाओगे और अपना थोड़ा सा पैसा एक ब्रोकर के हाथ में थमा दोगे। मैं हाल ही में एक यंग विमेन से मिला था जिसका सपना था कि उसे यूएसए के लिए गोल्ड ओलंपिक मेडल लाना है। तो वो 4 बजे जल्दी उठ के स्विम करने जाती थी, फिर घर आके अपने कॉलेज जाती थी। अब घर आकर वो टीवी या मोबाइल पर स्क्रॉल नहीं करती थी, बल्कि अपनी पढ़ाई करने बैठती थी ताकि उसकी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज ना हो। मैंने उसे पूछा कि व्हाट कीप्स यू गोइंग, इतना डिसिप्लिन कैसे? जिसके रिस्पॉन्स में मुझे उसने कहा कि मैं ये चीज अपने लिए करती हूँ और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनके लिए करती हूँ। लाइफ में ना एक रीजन या पर्पस आपके वांट्स एंड डोंट वांट्स से बनता है। जैसे कि डोंट वांट्स में मुझे पूरी जिंदगी काम नहीं करना, मुझे जॉब नहीं करना, मुझे मेरे डैड जैसा नहीं बनना। जब मेरे फुटबॉल मैचेस होते थे ना तो वो नहीं आ पाते थे अपने बिजी वर्क स्केड्यूल की वजह से। इसलिए मुझे गवर्नमेंट को अपने सारे पैसे नहीं देने। और अब वांट्स में क्या आता है? वांट्स में आता है कि मुझे एक फ्री लाइफ जीनी है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे एक ऐसी लाइफस्टाइल जीनी है जो मुझे पसंद हो, मुझे मेरी लाइफ कंट्रोल करनी है। मुझे पैसे के लिए नहीं, पैसा मेरे लिए काम करना चाहिए। नंबर 2, मेकिंग डेली चॉइसेस, द पावर ऑफ चॉइस। पता है, एज अ किड ना मुझे मोनोपोली खेलने का बड़ा शौक था। हमारे टाइम पे मोनोपोली अमीर बच्चों का खेल माना जाता था। मुझे कभी किसी ने मोनोपोली खेलने से रोका नहीं और मैं आज भी मोनोपोली खेलता हूँ। मेरे पास बचपन में पैसे नहीं थे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं पैसे के बारे में सीख नहीं सकता। तो मैं पैसे के बारे में सीखता गया। मेरे रिच डैड ने मुझे एसेट्स एंड लायबिलिटीज में डिफरेंस समझा दिया था, जिसके बाद मैंने 40 की एज पर रिटायर होने का डिसाइड कर लिया। ऑल्दो मेरी रिटायरमेंट एज 47 है, पर मैंने इस प्रोसेस के दौरान बहुत कुछ सीखा। माइक को एसेट कॉलम डायरेक्ट हैंडओवर कर दिया था, पर हैंडओवर करने से कुछ नहीं होता। आपको फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए पैसे को मेंटेन करने के लिए, वरना जेनरेशंस की जेनरेशंस अमीर से गरीब हो जाती हैं। मेरे एक फ्रेंड के घर पे एक चोरी हो गई और चोर सब कुछ ले गया, लेकिन बुक्स वहीं छोड़ गया। यही तो प्रॉब्लम है हम लोगों की। हम लोग मटेरियलिस्टिक चीजों को सुपीरियर कंसिडर करते हैं और अपने सबसे बड़े एसेट पर ध्यान नहीं देते। मैंने रियल एस्टेट का एक सेमिनार अटेंड किया था, $385 पे करके, और वो एक सेमिनार की वजह से मैंने $2 मिलियन से भी ज्यादा कमाए हैं। मैं आज भी लोगों से सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं एक दिन एक इन्वेस्टर की बातें सुन रहा था और वो जो कह रहा था उससे मैं डिसएग्री कर रहा था। फिर मैंने अपने ईगो को साइड में करके उस ऑडियो को 20 से ज्यादा बार सुना और फिर अचानक से मैं उसके बोलने का बेसिस समझ गया। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कॉन्स्टेंटली एक ओपन माइंड रख के सीखते रहना।
अभी भी मैं कभी फंस जाता हूं तो क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि अगर वॉरेन बफेट ये सिचुएशन में होते तो कैसे सोचते। फिर मैं उनके ऑडियो सुन के अपने क्वेश्चंस के लिए सॉल्यूशंस ढूंढने का ट्राई करता हूं। नंबर 3, चूज फ्रेंड्स केयरफुली, द पावर ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं फ्रेंड्स पैसे देख के नहीं बनाता, कि अगर कोई इंसान पैसे वाला होगा तो ही मैं उसे अपना फ्रेंड बनाऊंगा। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो एकदम मिडिल क्लास है और डेट में जी रहे हैं, और मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इनिशियली मैं ज्यादा रिच फ्रेंड्स इसलिए नहीं बनाता था क्योंकि मुझे उनसे फिनेंशियल नॉलेज चाहिए था। जब भी मैं अपने रिच फ्रेंड से बात करता था वो हमेशा मनी के टॉपिक को निकालते थे। वो इसलिए नहीं कि वो इतना अर्न कर रहे हैं इसलिए ब्रैग कर रहे हैं, वो इसलिए कि वो पैसों के टॉपिक में और फाइनेंशियल लिटरेसी में जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे। मेरे पुअर फ्रेंड्स को मनी के बारे में डिस्कस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो मनी और लव को रूट कॉज ऑफ इविल मानते थे। मेरे कुछ अमीर दोस्त हैं जिन्होंने कुछ बिलियन डॉलर्स कमाए एक शॉर्ट पीरियड में, और उन्होंने एक ही चीज रिव्यू की है, उनके पुअर फ्रेंड्स उनके पास 2 ही चीज मांगने आते हैं, पहला तो जॉब और दूसरा लोन। वो लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी से कोई मतलब नहीं है एंड ऑल दे वांट इज मनी। मेरा एक फ्रेंड बहुत एक्साइटेड था एक डील के लिए, और उसमें उसे 6% डिपॉजिट मिल रहा था उसकी इन्वेस्टमेंट पे। मैंने उससे कहा कि ये सेम डील के लिए मुझे स्टेट गवर्नमेंट से 16% मिल रहे हैं। अगले दिन मुझे उसने एक न्यूज आर्टिकल भेजा जिसमें लिखा था कि मेरी डील काफी रिस्की थी मार्केट में। 5 सालों साल बीत गए और मुझे भी 16% रिटर्न्स मिल रहे हैं। जितनी ज्यादा आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी उतना आपका कैपिटल बढ़ेगा। नंबर 4, मास्टर अ फॉर्मूला एंड देन लर्न अ न्यू वन, द पावर ऑफ लर्निंग क्विकली। हर एक बेकर ब्रेड बनाते वक्त अपने माइंड या फिर एक पेपर पर उसकी रेसिपी लिख के रखता है। कहते हैं कि माइंड एक बड़ा पावरफुल टूल है, आप जो उसे फीड करते हो वो उसी को ग्रो करता है। देयर इज अ सेइंग, यू आर व्हाट यू ईट, बट मैं कहता हूं यू आर व्हाट यू स्टडी। आप जैसा सीखते हो आप वैसे ही आदमी बन जाते हो। मुझे याद है 26 साल की उम्र में मैं एक रियल एस्टेट की क्लास अटेंड करने गया था, और वहां से मुझे रियल एस्टेट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन गैदर हो गई, जिसके बाद नेक्स्ट स्टेप था सीखी हुई इंफॉर्मेशन को रियलिटी में लाने का। आज मैंने वो एक सेमिनार की वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं। एक फॉर्मूला सीखो, उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, उससे पैसे कमाओ, फिर दूसरा स्किल सीखो, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करो और पैसे कमाओ। लर्निंग की प्रोसेस कभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको सारी लर्निंग्स काम में आ जाएंगी। नंबर 5, पे योर सेल्फ फर्स्ट, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रख सकते तो कोई जरूरत नहीं है पैसा कमाने की, क्योंकि आप अर्न करोगे, इन्वेस्ट करोगे और एंड में सब उड़ा दोगे। वन ऑफ द मेजर रीजंस लॉटरी विनर्स जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के कुछ सालों में ब्रोक हो जाते हैं क्योंकि वो लोगों में सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन नहीं होता। वो लोग कभी भी अपने फाइनेंस को मैनेज करने पर ध्यान नहीं देते। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। पहला कैश फ्लो, दूसरा पीपल, तीसरा पर्सनल टाइम। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में कहा गया है कि पे योरसेल्फ के कॉन्सेप्ट को कभी लाइटली मत लो, क्योंकि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे तो आपको फाइनेंशियली फ्री होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सिंपल सा एक डायग्राम देखिए। अब ये दूसरा डायग्राम देखिए। ये दोनों डायग्राम से आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग अपने आप को पहले पे करते हैं, जो अपने एसेट कॉलम को स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान देते हैं, वही फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लापरवाह हो जाओ और इलेक्ट्रिसिटी बिल ना भरो, अपनी ईएमआई ना भरो, वाटर बिल ना भरो, टैक्सेस ना भरो। मैं बस ये कह रहा हूं कि ये दूसरे लोगों को पे करने से पहले अपने आप को पे करो, अपने एसेट कॉलम को स्ट्रॉन्ग करो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि खुद को पे करने के चक्कर में आप दूसरी चीजों में थोड़े से शॉर्ट पड़ जाओ, जिसके कारण गवर्नमेंट वाले, क्रेडिटर्स, घर वाले आपके ऊपर प्रेशर बनाए ताकि आप दूसरों को पे कर दो।
पर जब आप डिसिप्लिन रखते हैं, ये सारी चीजों को अवॉइड करके भी आप अपने आप को पे करोगे, तब सोच लेना कि आपने पहला कदम उठा लिया है अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। जब मैं अपने आप को पहले पे करता था और कभी कभी पैसे से शॉर्ट पड़ जाता था, तो मेरे ऊपर भी ट्रिमेंडस प्रेशर बनता था। बट यही प्रेशर मुझे हेल्प करता था सोचने के लिए, जिसके बाद अपना दिमाग चला के मैं पैसे कमाने के अलग अलग एवेन्यूज जनरेट कर पाता था। अपने आप को सक्सेसफुली पे करने के लिए आपको 2 चीजों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले, ऐसी कोई भी चीज मत खरीदो जो आपके जेब से पैसा निकाले। फॉर एग्जाम्पल, कार, जिसमें होता है मेंटेनेंस चार्जेस और पेट्रोल। फिर अपने खर्चे को कम रखो और अपना एसेट कॉलम तगड़ा करो। दूसरा खास ख्याल जो आपको रखना है वो ये है कि जब भी बिल्स भरते टाइम आपके पास पैसे कम पड़े तो प्रेशर को बिल्डअप होने दो। डायरेक्टली अपने सेविंग्स में हाथ मत डालो। वो प्रेशर बिल्ड होने दो। वो फाइनेंशियल प्रेशर आपको नए इनकम सोर्सेज जनरेट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। नंबर 6, पे योर ब्रोकर्स वेल, द पावर ऑफ गुड एडवाइस। कई बार मैं टीवी पर एड्स देखता हूँ कि ये घर सेल किया जा रहा है उसके ओनर द्वारा। ओनर खुद क्यों सेल कर रहा है? क्योंकि उसे ब्रोकर को जो पैसे देने पड़े वो ना देने पड़े। पर मेरे रिच डैड ने मुझे एडवाइस दी है कि कभी भी प्रोफेशनल्स को बहुत अच्छे से पे करो। आज मेरे बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, अकाउंटेंट्स मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं पैसा कमाने के लिए। देखो, सिंपल सा हिसाब है। टॉप प्रोफेशनल्स के पास ऐसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है जो मुझे ट्रैप्स को अवॉइड करने में हेल्प करती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरा कोई ब्रोकर अच्छे पैसे बनाता है, क्योंकि जो बंदा प्रोफेशनल है ना, उसका फायदा तभी होगा जब वो मेरा फायदा करवाएगा, राइट? तो अगर कोई ब्रोकर ज्यादा पैसे कमा रहा है, उसका मतलब ये है कि मैं उसके नॉलेज से उससे भी ज्यादा पैसा कमा रहा हूं। मैं आज भी अपने अटर्नीज, अकाउंटेंट, स्टॉक ब्रोकर से सीखता रहता हूँ, क्योंकि आज जमाना है इंफॉर्मेशन एज का। जिसके पास जितनी इंफॉर्मेशन वो उतना आगे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है खुद से जाके चीजें फिगर आउट करने में। एक रियल एस्टेट ब्रोकर रोज सेम मार्केट स्टडी कर रहा है तो उसको पता है इन्स एंड आउट्स क्या है। तो मैं क्यों जाके अपना टाइम वेस्ट करूं और वो चीज फिगर आउट करूं? उल्टा उसे पे करके और बिना टाइम इन्वेस्ट करके, बेटर डील्स करके और पैसा न कमा लूं गोल्फ खेलते खेलते। क्या फायदा पैसे बचाने का जब अपने फैमिली मेंबर्स या लव्ड वंस के साथ टाइम ही स्पेंड ना कर सको? वेटर्स को यूजुअली लोग अच्छी टिप देने में बिल्कुल घबराते नहीं है, पर जब एक ब्रोकर की बात आती है तो आप तुरंत नेगोशिएट करने लग, पर सामने वाले को कम में सेटल होना पड़ता है। नंबर 7, बी एन इंडियन गिवर, द पावर ऑफ गेटिंग समथिंग फॉर नथिंग। जब कुछ यूरोपियन सेटलर्स अमेरिका में घुस गए थे, तब रात को उनके पास सोने के लिए ब्लैंकेट नहीं होता था। तब कुछ इंडियन अमेरिकन्स उन्हें रात को ब्लैंकेट्स देते थे और अगले दिन सुबह फिर से मांग लेते थे। ये बात का सेटलर्स को बहुत बुरा लगता, क्योंकि सेटलर्स वो ब्लैंकेट रिटर्न नहीं करना चाहते थे और इंडियन अमेरिकन्स वो ब्लैंकेट्स परमानेंटली नहीं देने थे। ये सिचुएशन को देखते हुए टर्म इंडियन गिवर का जन्म हुआ। वेल्थ क्रिएशन के वर्ल्ड में ये टर्म काफी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। जैसे एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर पहले एक चीज में इन्वेस्ट करता है, उसके कुछ ही टाइम में वो अपना पैसा इंस्टॉलमेंट से, इन्वेस्टमेंट से निकाल लेता है। एक बैंक ने $60,000 में एक कनोडियम बीच के लिए निकाला था और मैं तुरंत वहां $50,000 का चेक लेके पहुंच गया। क्या आपको लगता है $60,000 की जगह मुझे $50,000 में मिलेगी वो चीज? नहीं ना। बट गेस व्हाट, बैंक ने उस डील के लिए तुरंत हाँ बोल दिया, क्योंकि बैंक को पता था मैं सीरियस था, इसलिए चेक लेकर आया था। मोस्ट इंटरव्यूअर्स इन्वेस्ट करने से डरते हैं, टाइम लगाते हैं चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए, और जब सोचने के बाद वो इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं उतनी देर में टाइम निकल जाता है। मैंने वो कॉन्डोमिनियम $50,000 में खरीदा और उसको होटल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। स्नो के 4 मंथ्स में पूरे रूम को $2,500 में रेंट करता हूं और बाकी के ऑफ सीजन में $1,000 चार्ज करता हूं। सिर्फ 3 साल में मैंने अपने इन्वेस्टमेंट से जितने पैसे निकाल लिए और आज वो होटल एज एन एसेट मेरे लिए पैसा पंप कर रहा है। नंबर 8, यूज एसेट्स टू बाय लग्जरीज, द पावर ऑफ फोकस। मेरा एक फ्रेंड है,
जिसका लड़का 16 साल की एज पर अपने लिए कार खरीदने की जिद कर रहा था। उसका बहाना ये था कि उसके हर फ्रेंड के पास अपनी कार है, तो उसके पास क्यों नहीं है। वो अपने कॉलेज की फीस से $3,000 स्पेंड करके अपने लिए कार खरीदना चाहता था। मेरा फ्रेंड डायलेमा में था कि क्या खुद उसके लड़के को पैसे देकर कार खरीदने में हेल्प करनी चाहिए या फिर उसकी कॉलेज फीस से उसे कार खरीदने देनी चाहिए। मैंने अपने फ्रेंड को अपने लड़के के साथ कैश फ्लो क्वाड्रेंट गेम खेलने के लिए कहा। कुछ हफ्तों बाद मैं अपने फ्रेंड से मिला और पूछा कि क्या लड़के को पैसे दिए कार खरीदने के लिए। तो उसने कहा कि हाँ, $3,000 दिए मैंने उसे, पर उसमें एक कैच था कि सबसे पहले उसे एक स्टॉक मार्केट का ब्रोकर हायर करके या बुक्स पढ़ के, वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ के अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के थ्रू $3,000 और कमाने होंगे। और जब उसके पास टोटल $6,000 हो जाएंगे, वो जाके कार खरीद सकता है। स्टार्टिंग के लक की वजह से उसके फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ने उसे पैसे कमा के दिए, पर फिर उसने लॉस किया और उसके पास सिर्फ $1,000 रह गए। कुछ टाइम बाद उसका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा और उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, न्यूज देखी और कोर्सेज देखे। मैंने पूछा, तो फिर कार का क्या हुआ? तो उसने कहा, अब वो कार खरीदने के पीछे पागल नहीं है, क्योंकि उसने नई गेम फिगर आउट कर ली है जो उसे लाइफ लॉन्ग लर्नर मेंटालिटी वाला इंसान बना रही है। और क्या होगा अगर वो $3,000 को हार जाए? मैंने अभी तक ये फिगर आउट नहीं किया, पर आई एम श्योर मैं ये $3,000 को एज एजुकेशन मनी ही कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे बेटे ने ना ये $3,000 से सीख लिया उतना और किसी स्कूल या क्लासेस से जो वो नहीं सीख पाया। अगर आपको लग्जूरियस चीजें बाय करने का शौक है, तो पहले एक एसेट खड़ा करो जो आपके लिए मनी पंप करे, और जब एक्स्ट्रा कैश पंप होता रहे उसमें से आप लग्जूरियस चीजें खरीदो। नंबर 9, चूज हीरोज, द पावर ऑफ मिथ। जब मैं एक छोटा बच्चा था ना, तो मैं बेसबॉल प्लेयर्स जैसे कि विली मेज, हैंक एरन और योगी बेरा, इनको अपना हीरोज मानता था। मैं जब भी बेसबॉल के मैचेस खेलने जाता था, हाथों में जब बैट पकड़ता था या बॉल पिच करता था, इट वॉजंट मी। मैं अपने आप को विजुअलाइज करके अपने हीरोज की तरह बनाती रही, जो मुझ में और कॉन्फिडेंस भर देता था। आज मेरे घर के पास जो ग्राउंड है, वहां पर बच्चे बास्केटबॉल खेलते वक्त अपने आप को एक बच्चा नहीं मानते, वो अपने आप को माइकल जॉर्डन मानते हैं। एंड यू नो व्हाट, अपने हीरो को इमिटेट करके सीखना मोस्ट पावरफुल टूल है। हम जैसे जैसे एडल्ट्स बनते हैं ना, हीरोज बनना छोड़ देते हैं और सीखना बंद कर देते हैं। मैंने आज भी अपने दिल में कुछ हीरोज रखे हैं जिन्हें मैं दिल से मानता हूँ। वॉरेन बफेट, डोनाल्ड ट्रंप, पीटर लिंच, जिम रॉजर्स, जूड सोरोस, ये कुछ नाम है जो अब भी मेरे हीरोज हैं, जिनकी तरह मैं बनने और सोचने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं किसी भी सिचुएशन से डील करता हूँ तो सबकॉन्शियसली सोचता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते, वो क्या टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज यूज करते। और ऐसा सोचने के बाद मुझे आज तक मेरे ब्रेन ने वाइज डिसीजंस ही सजेस्ट किए हैं। इन्वेस्टिंग में ना एक कहावत है, व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, टू मेनी पीपल मेक इट साउंड हार्ड, इंस्टेड फाइंड हीरोज हु कैन मेक इट लुक इजी। Number 10, teach and you shall receive, the power of giving. मेरे दोनों ही डैड टीचर्स थे। रिच डैड ने मुझे देने मतलब चैरिटी करना सिखाया और मेरे एजुकेटेड डैड ने मुझे बहुत सारा नॉलेज और टाइम दिया, पर कभी एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए। वो कहते थे जब मेरे पास एक्स्ट्रा कैश होगा तब मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। पर मेरी लाइफ में ऐसा बहुत कम ही बार हुआ है जहां पर मेरे डैड ने मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए। मेरे रिच डैड ने मुझे द पावर ऑफ गिविंग सिखाया। जब भी आप कोई चीज में शॉर्ट रहो तो वो चीज लोगों को देना शुरू करो। अगर मुझे एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं तो मैं एक्स्ट्रा पैसे देना शुरू करता हूँ। अगर मुझे लोगों के फेसेस से स्माइल्स चाहिए तो मैं खुद स्माइल करना शुरू करता हूँ। एंड द नेक्स्ट थिंग आई सी आफ्टर गिविंग इज थिंग्स फ्लोइंग इन माई डायरेक्शन। ये चीजों को ना हम लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं। जब जब आपको लगे कि आप लाइफ के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में कम पड़ रहे हो तो इमीडिएटली अपने एंड से चीजें देना स्टार्ट कर दो और फिर देखो यूनिवर्स का मैजिक। यूजुअली पुअर लोग कंजूस होते हैं और उनका माइंड कभी भी गिविंग नेचर का नहीं होता। तो जब तक आप दिल खोल के दोगे नहीं तो दिल खोल के मिलेगा कैसे? लोगों को ना बहुत कुछ चाहिए पर सामने कुछ भी देना नहीं है। मैं आज अपने स्टूडेंट्स को जो मैंने सीखा है वो सिखाता हूँ, जिसके बदले में सिखाते सिखाते मुझे कुछ नया सीखने को मिल जाता है। मैं किसी को सेल्स करने में क्लीन इंटेंशन से हेल्प करता हूँ तो अपने आप मेरे प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ जाती है। हमेशा गिविंग नेचर रखो, बिकॉज अगर अच्छे इंटेंशन से चीजें करोगे तो दूसरी चीजें अबंडेंस में आपके पास आएंगी।